नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज समय व्यवस्थापन की अंतिम बिंदु, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने समय व्यवस्थापन, साथ ही समय व्यवस्थापन के निर्धारण तत्वों के बारे में बात की थी। आज हम इसके अंतिम बिंदु समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, किन चरणों में इसको पूर्ण किया जाता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो समय प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ होता है परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे ही समय प्रबंध प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर यह बात समझाइए कि परिवार में जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न वर्क होते हैं, विभिन्न क्रिया होती है, उन क्रियाओं में तथा जो हमारे पास उपलब्ध समय है उसके बीच में अनुकूल समायोजन किया जाए और इसके लिए जो हम प्रक्रिया प्रयोग में ला रहे हैं उसे ही हम टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि समय जो है सबके पास समान है, सीमित है, जो कि 24 घंटे है एक दिन के लिए, और हमारे जीवन में समय का जो मूल्य है वह अमूल्य है, इसे हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को समय व्यवस्थापन जो है करना आना चाहिए। उसे परिवार के सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन इस तरीके से करना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्य कार्य को पूर्ण रुचि के साथ, शक्ति के साथ, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ एवं कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। यानी समय व्यवस्थापन से समय पर कार्य समुचित तरीके से संपन्न हो जाता है। साथ में सदस्यों को विश्राम, शयन एवं मनोरंजन हेतु भी समय उपलब्ध हो जाता है। यानी समय प्रबंध प्रक्रिया जो है वह विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन होता है और यह जो प्रक्रिया है इसके द्वारा परिवार अपने सुनियोजित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए 3 चरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम है आपका समय का आयोजन करना अर्थात प्लानिंग करना। दूसरा चरण होता है योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना अर्थात कंट्रोलिंग द टाइम प्लान इन एक्शन। जो आप प्लानिंग करी है उसका जो क्रियान्वयन करेंगे उस पर नियंत्रण रखा जाए। तीसरा और अंतिम चरण होता है समय आयोजन का मूल्यांकन करना या इवोल्यूशन करना। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं समय का आयोजन करना या उसकी योजना बनाना। समय का आयोजन करना या प्लानिंग ऑफ टाइम। बच्चों, आप सभी को पता है समय जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है या हम यह कहें कि अहम संसाधन है। गृह कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए योजना बनाना जो है वह अनिवार्य होता है। गृहिणी को कार्यों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। प्रत्येक कार्य में कितना समय लगेगा यह भी निश्चित कर लेना चाहिए। निर्णय करते समय कार्य में लगने वाला जो समय है उसका ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही समय और शक्ति की बचत हो यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्य, विश्राम, मनोरंजन में संतुलन बनाकर ही कार्य की योजना बनाई जानी चाहिए। यानी समय योजना बनाने का अर्थ होता है निश्चित अवधि में कार्य को
पूरा करना, यानी हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उस कार्य को कंप्लीट करें या हम एक गिवन टाइम में उस कार्य को कंप्लीट करें, ये बहुत जरूरी होता है। समय पर गृह कार्य को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु ही समय की योजना बनाई जाती है और यह स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप भी होता है। समय योजना बनाते समय बच्चों कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, भले वो आप दिन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या आप सप्ताह के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या महीने के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हो सकता है आज आपका इम्पोर्टेंट वर्क हो कि आपको बाजार से दूध खरीद के लाना है या आपको बाजार से पेन खरीद के लाना है। अगर आप सप्ताह का कोई इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं तो वो ये हो सकता है कि सप्ताह भर की सब्जियों को खरीद के लाना है, या अगर हम बात करें पढ़ाई से रिलेटेड कि हमें इस सप्ताह में इस चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण कार्यों की योजना सबसे पहले बनानी है, साथ ही कार्यों की सूची भी तैयार कर लेनी है। इम्पोर्टेंट वर्क्स को तो ध्यान में रखना है या प्राथमिकता देनी है, पर आपके सारे कार्य आपको पता होने चाहिए या उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त कार्य का क्रम निर्धारित करना चाहिए। आपने जब अपने कामों को लिख दिया तो उसके बाद उसका क्रम निर्धारित होना चाहिए। कार्य के क्रम को निर्धारित करते समय परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता को, उनकी रुचि को, उनकी आवश्यकता को, उनकी आदत को, उनके विश्राम तथा मनोरंजन को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी हमने किसी क्रम को निर्धारित कर दिया है, फिर कौन सा व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से कर सकता है, किसका इंटरेस्ट है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य का विभाजन करते समय यानी डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को पारिवारिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को वहन करने का समान अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि हमने किसी व्यक्ति को काम दे दिया या किसी सदस्य को काम दे दिया और दूसरे सदस्य को काम नहीं दिया है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व जो है वो सभी के पास होना चाहिए या समान सभी को अवसर दिए जाना जरूरी होता है। हमेशा हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल या लचीली होनी चाहिए, साथ में व्यवहारिक भी होनी चाहिए, ताकि किसी भी कारण से अचानक किसी कार्य को पहले करना पड़े या किसी कार्य को बाद में करना पड़े तो वो बिना किसी व्यवधान के या अवरोध के पूर्ण हो पाए। नेक्स्ट है कार्य विभाजन करते समय परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी हमें सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उनके साथ मिल बैठकर हमें सामूहिक योजना तैयार करनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कब समय है, कौन उसको अधिक एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। नेक्स्ट है कार्यों का सामूहिकरण यानी ग्रुपिंग इस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उन्हें संपन्न करने में कम समय और शक्ति खर्च हो। यानी अगर आपने एक बार कार्यों की ग्रुपिंग कर ली कि मैं इसके साथ ये काम कर लूंगा, इसके साथ ये काम कर लूंगा, है ना, मैं बाजार जा रहा हूँ तो पहले पेन खरीद लूंगा, फिर सब्जी खरीद लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, तो क्या होगा, उससे कम समय और कम शक्ति के अपव्यय से काम हो पाएगा। 2-3 कार्य एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय में संपन्न हो, इस तरीके से भी हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए जिससे कि कम समय और कम शक्ति में हम अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर पाए और हमारा टाइम पे वह कार्य या दिन भर के कार्य या सप्ताह के कार्य या मासिक कार्य संपन्न अच्छी तरीके से हो पाए। कार्य उचित तरीके से हो इसके लिए करने वाला व्यक्ति का चयन सोच समझकर करना चाहिए कि कौन अच्छे से इस कार्य को कर सकता है। योजना में जो है वह प्रत्येक प्रकार के कार्य शामिल होने चाहिए जैसे कि मंथली वर्क,
एनुअल वर्क या व्यक्तिगत कार्य, किसी भी तरह के कार्य, सब तरह के कार्य इंक्लूड किए जाने जरूरी होते हैं। कार्य विभाजन जो है इस प्रकार से होना चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों के मनोरंजन, विश्राम, चयन एवं व्यक्तिगत कार्य हेतु पर्याप्त समय मिल पाए। यानी व्यक्ति एंटरटेनमेंट भी करे, रेस्ट भी करे, उसके व्यक्तिगत कार्य भी पूर्ण हो और सबके लिए उसको पूर्ण समय मिल पाए। इसके लिए हमें टाइम का प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं समय योजना के चरण की, यानी स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान्स, कि हम किन चरणों के द्वारा अच्छे से टाइम प्लान्स बना सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम है सभी कार्यों की सूची बनाना। यानी हम एक बार अगर सूची बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि हम उस सूची के द्वारा उन कार्यों को लचीले एवं दृढ़ समूह में विभाजित कर सकते हैं कि कौन से वर्क फ्लेक्सिबल है और कौन से जो काम है वह रिजिड ग्रुप में आ रहे हैं जिन्हें कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कार्य संपादन हेतु अनुमानित समय को निर्धारित करना। बच्चों आप लोग पढ़ाई भी करते हो तो भी समय निश्चित करते हो कि मैं अपना ये यूनिट इतने समय में कंप्लीट कर लूंगा, ये जो लिखने का कार्य है इतने समय में कर लूंगा, उसके बाद टीवी देखूंगा, उसके बाद फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगी, पिक्चर देखूंगी। तो कार्य को संपादन हेतु अनुमानित समय निर्धारित करना चाहिए। इसी तरीके से गृहिणी निश्चित करती है इतने समय में खाना बना लूंगी, उसके बाद ये काम कर लूंगी, है ना। भले वो घर की क्लीनिंग हो, बाजार से सामान खरीद के लाना हो, पूजा करना हो या आपके लिए कुछ अन्य कार्य करने हो। तीसरा चरण होता है समय क्रम निर्धारित करना, यानी कि टाइम को सीक्वेंस निर्धारित करना कि किस समय में पहले क्या कार्य किया जाना चाहिए। कार्य करने में कुल व्यय होने वाले समय को जोड़ना तथा उपलब्ध समय के साथ समन्वय स्थापित करना, अर्थात किसी कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसमें कुल कितना समय व्यय होगा तो उसको जोड़ते जाना और उसके बाद क्या समय बचा है उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगे के कार्य को संपादित करना। योजना को लिखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। अगर हम अपने प्लान्स को लिख के रखते हैं तो हमें ध्यान में रहता है कि हमें क्या कार्य कब और कैसे किया जाना है और हम भूलते नहीं हैं। यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से जुड़ी हुई है, मिश्रित होती है, तो उसमें समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति बहुत ही सरल और आसानी से कर पाते हैं। समय व्यवस्था की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है बच्चों समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग द टाइम प्लान इन एक्शन। बच्चों केवल समय योजना हमने बना ली है इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यों का जो संपादन है वह समय पर हो जाए, यानी कि समय योजना बना लेने से ही कार्यों का संपादन समय पर नहीं हो जाता है और न ही पारिवारिक जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति हो जाती है। योजना का सफलता से संपादन हो इसके लिए उस पर नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी होता है। अर्थात समय योजना को लिखने का उद्देश्य ही बच्चों यह है कि क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जा सके। अभी हमने कुछ चरण देखे थे इससे पहले प्लानिंग के या योजना के, उसमें हमने कहा था कि हमें उसको लिखना चाहिए। तो लिखने का या समय योजना को लिखने का उद्देश्य यही है कि क्रियान्वयन के समय या एक्शन के समय हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। योजना बनाते समय अनुमानित जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। अनुमानित समस्याएं मतलब अगर हम ये काम करेंगे तो इस काम को करने में ये समस्या आ सकती है, तो उसका समाधान भी हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। फिर भी जो भी कठिनाई क्रियान्वयन के समय आती है उन्हें तुरंत निर्णय लेकर उसमें परिवर्तन करके
समय पर कार्य संपन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी हमारा जो प्रोसेस है या समय व्यवस्था की प्रक्रिया है वह अच्छे से पूर्ण हो पाएगी। योजना में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान अथवा अवरोध होता है तो हम कई तरीकों से उसे मिटा सकते हैं। बच्चों, जैसे कि कार्य करने की गति में हम तीव्रता ला सकते हैं। कार्यों को समय पर निपटाया जा सकता है अगर हमने कार्य को तीव्रता से किया यानी कि जल्दी जल्दी काम निपटाए, क्योंकि हम पहले से लेट हो रहे हैं। कार्य को निपटाने के लिए हम परिवार के सदस्यों को मदद ले सकते हैं। जैसे आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं और काम पूर्ण नहीं हुआ है तो आप अपने परिवार के मेंबर्स को कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करा दो, यानी परिवार के सदस्यों की हम सहयोग ले सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ गई है और आपको पहले उनकी जरूरत नहीं थी। तो कुछ जो कम महत्वपूर्ण वर्क है या कम आवश्यक कार्य है उनको हम स्थगित कर सकते हैं अगर हमें अपने समय का बचाव करना है, क्योंकि इस समय पे हमें कोई अवरोध आ गया है या समस्या आ गई है, तब हम बात कर रहे हैं। खाली समय में बाकी बचे हुए कामों को निपटा लेना चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि कार्य करने में यदि अधिक समय लग रहा है या अचानक कोई अन्य काम आ गया है तो कार्य एवं समय के मध्य समन्वय स्थापित करें। ऐसी परिस्थिति में कम आवश्यक जो काम है उनको कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। छूटे हुए काम को हम बाद में समय मिलने पर निपटा सकते हैं। समय व्यवस्था की प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण हमने देखा था समय आयोजन का मूल्यांकन है, यानी इवोल्यूशन ऑफ टाइम प्लान है। योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा परिणामों को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। योजना की सफलता मूल्यांकन के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं या जांच सकते हैं। कार्य समय पर योजना अनुसार संपन्न हुआ है या नहीं हुआ है, योजना कितनी हद तक सफल हुई है, योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वह उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं, पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकी है अथवा नहीं हो सकी है, यदि नहीं तो क्या कारण रहे हैं, क्या कठिनाइयां या अवरोध उत्पन्न हुए जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है, आदि अनेक बातों की जानकारी हम जब मूल्यांकन करेंगे तो ही पता चल सकती है। सफलता और समस्याओं के कारणों को पता लगाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। कार्य की प्रगति का निरीक्षण तभी शुरू कर देना चाहिए जब कार्य का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता होने पर उसमें वांछित परिवर्तन किए जा सके। योजना व्यवहारिक थी अथवा नहीं, उसमें परिवर्तन कर कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि कार्य समन्वय संपन्न होने में समय अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का, जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा, छोड़ा जा सकता है तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर निपटाकर हम अपने पारिवारिक लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। समय व्यवस्थापन की सफल योजना तभी संभव है जब कार्य को समुचित ढंग से समय पर संपन्न किया जाए, जिससे कि परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके व पारिवारिक आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट किया जा सके। बच्चों, इसके लिए एक सूची को या लिस्ट को हम तैयार कर सकते हैं कि इस समय पर इस कार्य को हमें पूरा करना है, वह कार्य पूर्ण रूप से पूरा हुआ या अपूर्ण रहा या आंशिक पूर्ण हुआ, और इसे अगर वह पूर्ण नहीं हुआ है तो हमें किस समय पर उसे पूर्ण करना है। इसके लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है समय व्यवस्था की प्रक्रिया, वह समाप्त होता है। साथ में बच्चों समय व्यवस्थापन यानी टाइम मैनेजमेंट जो है वह भी समाप्त होता है।
थैंक यू बच्चों।